नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन दहाड़े देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 24 का रण तैयार है, चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। बीजेपी के सभी योद्धा चुनावी मैदान में फतह के लिए उतर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर तो गई है, लेकिन मैदान में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आधी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए बाकी बची सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। तो चुनावी शंखनाद होने के बाद सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इस बार बीजेपी किसी भी चूक के मूड में नहीं दिखाई दे रही। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपने योद्धा चुनावी रण में उतार दिए हैं और ये योद्धा मिशन 400 पार को धार देने में जुट गए हैं। तो वहीं कांग्रेस का कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर अभी भी पेच उलझा हुआ है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए अभी तक केवल 10 प्रत्याशियों के नामों का ही ऐलान किया है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए 6 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। और बताया यह जा रहा है कि कल सीईसी की बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर लग सकती है। माना यह जा रहा है कि बैठक के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर सकती है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अब तक 19 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं और इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज किया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बृजराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस को उम्मीदवार खोजने के लिए विज्ञापन और होर्डिंग लगाने चाहिए। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की पूरी फौज है और बीजेपी के खिलाफ जल्द ही कांग्रेस के योद्धाओं की घोषणा हो जाएगी। तो मुरैना में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी डिक्लेयर हो गया। कांग्रेस के पास अभी नाम ही नहीं है कोई कि किसको खड़ा कर रहे हैं। कि ग्वालियर की स्थिति, गुना, शिवपुरी, संसदीय, उसकी देखिए। कांग्रेस के प्रत्याशियों की जहाँ तक बात है, कांग्रेस को स्टार जारी करना चाहिए। विज्ञापन टीवी चैनलों पर उनको जो है प्रत्याशियों के लिए जो है स्टार जारी करना चाहिए, होर्डिंग लगाना चाहिए कि हमको प्रत्याशी खड़े करने हैं। जो है कोई इच्छुक व्यक्ति जो है हमारे आवेदन, क्योंकि बड़े नेता चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ, बड़े नेताओं ने तो चुनाव लड़ने से देखो, कांग्रेस को उनकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस में कोई टोटा नहीं पड़ा। और रही बीजेपी के नेताओं की बात, तो उनको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी में अधिक से अधिक कांग्रेसी लोग हैं जो आज पदों पे विराजमान है और बीजेपी के लोग आज धूल खाते हुए, चप्पल चटकाते फिर रहे हुए हैं। और कांग्रेसियों को जरूरत नहीं है ना होर्डिंग लगाने की और ना इश्तिहार देने की। अगर बीजेपी वालों को ये लगता है कि उन्होंने कोई बड़ी ताकत है, तो इस समय आ रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, राजनीति में हार जीत चलती रहती है, हम विधानसभा आ रहे हैं, लेकिन मन से नहीं आ रहे। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी बीजेपी के 10-10 कार्यकर्ताओं पे एक-एक कार्यकर्ता भारी है। तो बज गई रणभेरी, अब किस बात की देरी, आप इसी को लेकर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। मध्य प्रदेश की तरफ से संगीता शर्मा, उपाध्यक्ष कांग्रेस, हमारे साथ हैं। मीडिया विभाग डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। रायपुर से हमारे साथ निशिकांत पांडे, नेता है बीजेपी। अंकित बागबहरा, कांग्रेस नेता है। अवधेश मलिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी संगीता शर्मा जी, क्योंकि 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है और अभी तक शहडोल, जबलपुर, बालाघाट तीनों ही जगह पर उम्मीदवार नहीं आए हैं। यानी आप कब अनाउंस करेंगे और कितना समय उनको मिलेगा फिर प्रचार प्रसार के लिए? देखिए, हमारे जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी ने कल ही मीडिया से चर्चा करने के उपरांत ये बात कही थी
कि 18 तारीख को हमारी बची हुई बाकी जो लिस्ट है वो आ जाएगी सामने, और हमारे योद्धा जो हैं वो मैदान में डटे हुए दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी को जरूर हमारी चिंता हो रही है, तो हम उनसे ये कहते हैं कि चिंता आपकी कीजिए, प्रधानमंत्री जी की कीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने जितने वादे देश की जनता से किए थे उन्हें पूरा नहीं किए हैं। 15-15 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे, स्विस बैंक से पैसा लाने की बात कर रहे थे, और आज देश के सामने जो स्थिति सामने है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी ब्लैक मनी आई है, तो वो जनता को बताना चाहिए। और देश की जनता इस चीजों को देख रही है। युवाओं को रोजगार की बात की थी, रोजगार नहीं दिए हैं। तो भाजपा के प्रवक्ता यदि कह रहे हैं कि हमें होर्डिंग पोस्टर लगाना चाहिए, तो इतनी स्थिति हमारी दयनीय स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी है कि वादे करके मुखर गए, देश की महिलाओं को न्याय नहीं दिया, किसानों को न्याय नहीं दिया, युवाओं को न्याय नहीं दिया। और आप बात कर रहे हैं होर्डिंग पोस्टर की, एक साथ ही आ जाएगी ना 18 प्रत्याशियों की सूची, फिर तीसरी के लिए तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मनु जी देखिए, हमारी जो लिस्ट आने वाली है वो एक साथ आने वाली है। 10 प्रत्याशी हमारे घोषित हो चुके हैं। हाँ। और रिमेनिंग जितने हैं उनकी कल शाम तक हम कोशिश कर रहे हैं कि कल शाम तक आ जाएगी, और अध्यक्ष जी ने आपको बताया ही है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने स्थिति खराब है, कांग्रेस के सामने कोई स्थिति नहीं खराब है। हमारे यहाँ एक लोकसभा पर 22-22, 35-35 कैंडिडेट है, और उनमें से सिलेक्शन करना मुश्किल हो रहा है। हाँ, तो यही तो दिक्कत हो जाती है ना संगीता जी, जहां ज्यादा लोग होते हैं परेशानी भी तो वहीं ज्यादा होती है। बिल्कुल, पर भाजपा कह रही कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को ही मैं जवाब दे रही हूँ कि हमारे पास कैंडिडेट की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार उनकी चिंता करें। डॉक्टर प्रेम व्यास जी वो कह रही हैं कि कांग्रेस की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, आप अपनी चिंता कीजिए। नहीं, हमारी चिंता करने की तो हमको आवश्यकता नहीं, हमारी चिंता तो जनता कर रही है। आज जनता कह रही है कि बीजेपी 400 पार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता लड़ रही है, और कांग्रेस क्या कर रही है मुझे बताइए ना। लगभग मध्य प्रदेश में इनका नेतृत्व परिवर्तन के बाद में 5000 कार्यकर्ता और नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। तो ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, तीनों चीजों में फेल हो गए। आप बताइए, जगत बहादुर जी पूर्व महापौर, उसके बाद में छिंदवाड़ा से 7 पार्षद, उसके बाद में कई जिला पंचायत और जनपद के सदस्य, छोटे से लेकर बड़े, मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष, ऐसे में कई नाम, लगभग 5000 कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता, जिनको अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं है, जिनको नेतृत्व परिवर्तन करा उस पर विश्वास नहीं है। अगर पिछले चुनाव की बात करेंगे तो लगभग 80% वोट प्रतिशत रहा था पिछले चुनाव में, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 7% से ज्यादा बढ़ा है, 7.5% वोटों में इजाफा हुआ है। तो ये इस चीज को निर्देशित करता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने कार्य करा है वो धरातल पर है। वही मैं पूछूंगा, मैं तो मध्य प्रदेश की बात आप छोड़िए, छत्तीसगढ़ की बात बताइए। जब वहां के नेता वहां के पर्यवेक्षक पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा देते हैं। आप अगर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में पायलट जी और गहलोत जी की बात, वो पूरे समूचे देश में कहां पर कांग्रेस एकमत है। ये सिर्फ राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए महागठबंधन का आविष्कार जो हुआ है, निश्चित रूप से यह फेल हो चुका है। ठीक है, अंकित बाग बेहरा जी जो रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस नेता हैं। अंकित जी ये बताइएगा कि बस्तर में भी आपका प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ है, वहां भी माथापच्ची चल रही है और वोटिंग का टाइम नजदीक है, एक अकेली सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग है। देखिए बस्तर, जब मैं आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि लोग जब कहते थे कि हमारा मोदी मैजिक पूरे देश में चल रहा है, तो ऐसे समय में भी अगर बस्तर वासियों ने हमारा सांसद जिताया था तो इसका मतलब वहाँ कोई मोदी मैजिक नहीं था। आज भी भले ही आपको लग रहा है कि हमारा प्रत्याशी नहीं आ रहा है, पर मैं आपको इस मंच के माध्यम से दावा कर रहा हूँ, लिख लीजिए कि बस्तर में हमारा प्रत्याशी आएगा, बहुत मजबूत होगा और वहाँ फिर से कांग्रेस का सांसद जनता देगी। तो निश्चिंत रहिए कि आदिवासियों के बीच में अगर कांग्रेस सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक काम किए हैं उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और वहां फिर से कांग्रेस का सांसद। लेकिन अंकित जी इस बार स्थिति अलग है ना, पिछली बार आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार थी लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां बेहतरीन प्रदर्शन किया, 9 सीटें अपने खाते में आ गई। इस बार तो सरकार भी उनकी है। पिछली बार जनता जनार्दन ने 2018 में 68 सीटें कांग्रेस को दी थी और उसके बावजूद हम मात्र 2 सांसद जीत पाए थे और कांकेर हम 6000 वोटों से हार गए थे। तो अगर अभी भाजपा ज्यादा सीटों पे है तो वो उस अविश्वास में मत रहे कि हम ज्यादा जीत जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ भी होता रहता है, आप इंतजार कीजिए, यहाँ कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और ज्यादा सांसद जीत के लाएगी।
ठीक है निशिकांत पांडे जी, कि आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि 2019 में अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब आपने 9 सीटें निकाल ली और अब तो स्थिति पूरी विपरीत हो चुकी है। मनु जी आपको नमस्कार, अभी आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए 2019 में जो परिणाम आए थे और जो 2018 में जो परिणाम आए थे, लैंडस्लाइड विक्ट्री किसको मिली थी? कांग्रेस पार्टी को। उसके आत्म आनंद में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी यहाँ छत्तीसगढ़ में, लेकिन मोदी जी की जो गारंटी है, जो गारंटी पूरे होने की गारंटी है, उसमें कई मानक है। शौचालय से लेके जनधन अकाउंट से लेके पीएम आवास से लेके, एक महत्वपूर्ण विषय बता रहा हूँ, प्रदेश में पीएम आवास इसलिए नहीं दिया गया 5 साल में क्योंकि उसका नाम पीएम आवास था। ये वो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि उसका नाम पीएम आवास, इसलिए पीएम पैसा देंगे तो हम बनाएंगे। इस कारण से आवासहीन लोगों को वंचित किया गया। देखिए सरकारें कैसे चलती है, जनमानस के आशा आकांक्षाओं के अनुरूप जब आपको काम करना पड़ता है, जल जीवन मिशन के माध्यम से जल पहुंचाने की कोशिश की जाती है, चारों तरफ सड़कों का निर्माण होता है, रेलवे हो, हाईवे हो, एयरवे हो या एम्स का निर्माण करना पड़ता है। आप सोचिए कि 21वीं सदी में क्या 6 ही एम्स पे पूरा देश चलेगा? हर स्टेट में एम्स होना चाहिए, संकल्प किसने लाया? आज 14 एम्स हमने बनाए, उसका काम चालू है, कई एम्स के निर्माण हो चुके हैं, वहाँ पे इलाज चल रहे हैं। तो देश की जनता ये देख रही है कि कौन भारत को सशक्त बनाने में, समृद्ध बनाने में संकल्पित है। आज देखिए देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई। 5वीं सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत है और तीसरी की कल्पना करके हम लोग 2029 में तीसरी लाने की कल्पना में है। देखिए 2047 का भारत का रूट मैप और ब्लूप्रिंट तैयार है। हमको सशक्त होना है और 11 के 11 सीट छत्तीसगढ़ का जिता के मोदी जी को सशक्त करना, उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए जो ये भारत की जनता है वो एक चीज़ बड़ा अच्छे से समझ रही है कि एक तरफ तो मुगलिया सल्तनत के पैरोकार हैं जो सनातन को नष्ट करने की बात गाहे बगाहे लगातार कर रहे हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे अमल करते हुए जन जन की ताकत को समृद्ध करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, इनको वास्तव में कैंडिडेट नहीं मिल रहा। और जहाँ बात आपने की बस्तर सीट की, बस्तर के सीट से वर्तमान जो सांसद हैं वो इनके वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्यों हिम्मत नहीं हो रही नाम घोषणा करने की? क्यों दीपक बैज जी चुनाव से भाग रहे हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है। प्रदेश में वास्तव में रायपुर लोकसभा जिसको दिया गया है वो दिल्ली में जाके अपना टिकट कैंसिल कराने में लगा हुआ है। सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? अंकित जी देखिए हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चलती है और इनके यहाँ तो इनको खुद ही को पता नहीं चलता है कि कब कौन से नेता की टिकट कट जाएगी। अगर इनके नेताओं का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है तो क्यों 11 में से 9 सांसदों की टिकट काट दी गई? क्यों एक सिटिंग मंत्री को मजबूरी में रायपुर में और कोई दूसरा आदमी नहीं मिला, इनको मजबूरी में एक सिटिंग मंत्री को चुनाव लड़वाना पड़ रहा है? क्यों इनके पास आज तक मैं आपको बताना चाहूंगा इन्होंने 13वां मंत्री आज तक डिक्लेयर नहीं किया। तो ऐसी भाजपा जो कि अभी डबल इंजन के नाम पे दिल्ली से चल रही है, तो ऐसी भाजपा क्या करने जा रही है? इनकी कथनी और करनी में शुरू से अंतर रहा। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, नहीं दिया। बहुत हुई महंगाई की बात, आप जवाब तैयार रखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं अवधेश मलिक जी को भी शामिल कर लेती हूँ। ठीक है, रुक जाइए अंकित जी। अंकित जी अब रुकना होगा। अंकित जी 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। आपने दे दिया जवाब, अवधेश मलिक जी को भी मैं शामिल कर लेती हूँ चर्चा में। अवधेश मलिक जी, क्या हम इसको ऐसे समझे कि कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है या वाकई अब देर हो रही है? देखिए अगर पूरा चुनावी नजरिए से अगर देखा जाए, हाँ, तो जितना दिन का डिले होगा उतने मतलब ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आप पूरे हिस्ट्री उठा के देख लें छत्तीसगढ़ का लोकसभा का जो पैटर्न है, तो उसमें हर एक इलेक्शंस में आपको एक प्रकार से दिखेगा कि बीजेपी कांग्रेस के तुलना में जो है तो काफी भारी पड़ती दिखाई दी है और कंटिन्यूसली उसने जो सीटें जिस प्रकार से जीती है, जब आप फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट है उसके बाद भी लोकसभा आपके हाथ से निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आत्मचिंतन की जरूरत है। इश्यूज नो डाउट इश्यूज बहुत सारे हैं, स्टेट लेवल से लेके आप जो है सो सेंट्रल लेवल तक बहुत सारे इश्यूज, लेकिन डिपेंड करता है कि आप वो जो नैरेटिव गढ़ते हैं वो किस प्रकार से गढ़ पाते हैं, बिल्कुल लोगों की, आम जनता को किस प्रकार से आप अपनी बात को पहुंचा पाते हैं। हाँ, मुद्दों की भी तो प्राण प्रतिष्ठा एक तरह से करनी होती है ना। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप उस मुद्दे में जब जान ही नहीं फूकेंगे तो उसका असर क्या होगा? जी
मेरा वही कहना था कि देखिए कांग्रेस का अभी आज के डेट में भी नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन टॉप टू बॉटम जो होता है मैसेजिंग, एक वन लाइन सिंगल लाइन मैसेजिंग होती है और वो पर्याप्त जगह पे अगर जिस हिसाब से पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। अगर बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें आपको, तो बीजेपी में जो अंडरग्राउंड एक करंट चलाता है, जो अंडरग्राउंड लोग काम करते हैं, उसमें एक आरएसएस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कांग्रेस के साथ भी वही ऑर्गेनाइजेशन था जिसको बोलते थे आपको सेवा दल। सेवा दल पर्टिकुलरली डेडिकेटेड उन लोगों के लिए था कि जो पॉलिटिक्स में रहते हुए बजाय मतलब जो पद होता है या फिर उससे मिलने वाला लाभ को छोड़ते हुए ग्राउंड पे कंटिन्यूसली वर्क करती थी। तो आप देखेंगे पिछले मतलब 50 सालों में 60 सालों में वो सेवा दल की जो पहुंच है वो एकदम कम हो गई। लोग अब सेवा दल में नहीं जाना चाहते, उसको एक मतलब आप कहें कि बीजेपी का वो मार्गदर्शक मंडल हो गया इस टाइप से, तो वो चेन एक्टिव नहीं है। एनएसयूआई का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और यूथ कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन इंटरनल राइवलरी जो है, जो डेमोक्रेसी है कांग्रेस में, इसमें कोई बात मतलब इनकार नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव तो ये होता है किसी भी पार्टी का कि अगर आप जनता को अच्छी तरह से सर्व करना चाहते हैं कि आपकी कितने सीटें आ रही हैं, क्या आप सत्ता में बने हुए हैं या नहीं बने। जब तक सत्ता में बने ही नहीं है तो आप अपनी पॉलिसीज को कैसे लोगों तक पहुंचा ठीक है मैं ठीक है अवधेश मलिक जी, मैं आपसे आगे समझूंगी। मैं दूसरे राउंड में जब आपके पास आऊंगी तो मैं समझूंगी कि 2019 से और 2024 में अब कितना अंतर आ गया है, लोकसभा चुनाव में अब क्या क्या बदल गया है, यह भी समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संगीता शर्मा जी, मैं आपके पास आते हुए कि कांग्रेस अभी भी आप प्रत्याशियों का चयन करने में उलझे हुए हैं। बीजेपी ने अपनी जमीन मजबूत करना शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी कांग्रेस को घेरा जा रहा है और ग्राउंड जीरो पर जाकर भी घेरा जा रहा है। देखिए मनु जी, जब देश की सबसे लखपति पार्टी होगी, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ से उनके पास हजारों करोड़ों रुपए आएंगे, तो वो हर दिन इवेंट मनाने का काम कर रहे हैं, हर दिन देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, हर दिन सोशल मीडिया पर देश की जनता को गुमराह करने के साथ साथ आपकी तरफ से भी चलाया गया था जी, एक अभियान तो आपकी तरफ से भी चलाया गया था ना? किस अभियान की बात कर रहे हैं? जो आपने चंदा इकट्ठा करने की बात कही थी, बाकायदा नेशनल लेवल पे चलाया गया था। देखिए, ये तो हमने अपनी पार्टी के हमने अपने संगठन से मांगा था और चुनाव के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, तो हमने अपने संगठन से एकत्रित किया था। भारतीय जनता पार्टी तो उद्योगपतियों से कर रही है, देश की जनता से कर रही है और उन पैसों का दुरुपयोग कर रही है। आप बताइए, सोशल मीडिया पर लाखों युवाओं को इस तरीके से घेर के रखा है इन्होंने कि आप सोशल मीडिया पर राहुल गांधी जी की इमेज को खराब कीजिए। करोड़ों रुपया देश की जनता के टैक्स का केवल इसलिए बर्बाद किया जाता है कि राहुल गांधी जी की इमेज को खराब कर दिया जाए। जब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तब मोदी जी को समझ में आया कि देश की जनता किस तरीके से जुड़ रही है राहुल जी से। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा में भी उन्होंने बात कही कि हम महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। आप देखिए मणिपुर में महिलाओं के क्या हालात हो रहे हैं, मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप देखिए कि पहलवान बहनें जगह जगह पर उन्होंने आंदोलन किए, पर आज तक भाजपा के सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो देश की महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, देश के किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। आपकी पहली लिस्ट में कोई महिला दिखी नहीं। आप तो महिलाओं के न्याय की बात करते हैं, तो महिलाओं को टिकट तो दीजिए ना, कम से कम उम्मीदवार तो बनाइए। बिल्कुल मनु जी, अभी दूसरी लिस्ट आने वाली है और सारी लिस्ट आ जाएगी, उसमें महिलाओं के भी नाम होंगे। और प्रदेश के अंदर जो देश की आधी आबादी है, यदि हम उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं तो हम संगठन स्तर पर और हम उनको टिकट के तौर पर भी सामने लाने का प्रयास पूरा किया जा रहा है। क्योंकि देश में एक ऐसी पार्टी जिसने महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कही है, महिलाओं का सशक्तिकरण की बात की है, इंदिरा जी से लेकर आज तक यदि देश में महिलाओं के लिए कोई कार्य किए हैं, योजनाएं बनी है, कानून बनी है, तो वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। आज ये बात कर रहे थे कि जितनी भी योजनाएं मोदी जी विधानसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि महिलाओं ने आपका साथ नहीं दिया, ना मध्य प्रदेश में ना छत्तीसगढ़ में। आप बड़ौदा बनते रहिए महिलाओं के। मैं काउंटर चाहूंगी डॉक्टर प्रेम व्यास आपसे। मनु जी, हम बता रहे हैं कि अप्रत्याशित परिणाम थे, आज जनता भी कह रही कि हमने वोट दिया और वोट हमारा कहां चला गया। ठीक है संगीता जी, आप रुकना होगा, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, नारी शक्ति की बात करते थे, लेकिन नारी शक्ति अधिनियम के नाम पर शून्य थे। मातृ शिशु मृत्यु दर रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में 2003 के पूर्व में वर्षों तक क्या परिस्थिति थी? सिकल सेल एनीमिया से महिलाएं जूझती थी, बालक जूझते थे। आज उनकी परिस्थिति क्या है? महिला साक्षरता दर पहले 43% होता था, आज 65% है। स्कूल चले, आप सब झूठ बोल रहे हैं।
जिस तरीके से अगर झूठ बोलेंगे, आप इनसे पूछिए कि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कितनी थी और जेंडर के क्या हाल थे। आप ये किस तरीके से झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं। तंत्र में विलुप्त लोग हैं, ये भ्रष्ट तंत्र, लूट तंत्र और राजतंत्र को किस तरह से बचाना है। राहुल गांधी चंदा खाकर लूटो, यही आपकी नीति है। कांग्रेस के लोगों को तोड़ो, यही आपकी नीति है। किस नीति के तहत आप लोग काम कर रहे हैं? किसको न्याय मिल रहा है देश के अंदर? किसको रोजगार मिल रहा है? ये गलत तरीके से झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं आप। पिटाई करवा देते हैं, इसीलिए राहुल गांधी जी के लिए लोग खिलाफत करते हैं। वायनाड में जब एक दल किसी एक संप्रदाय, तो राहुल गांधी जी उसको संप्रेषण करते हैं, इसीलिए उनको टोल हो रहा है। दूसरा, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करी थी, आप घोषित कर दीजिए ना 1100 करोड़ रुपया कांग्रेस ने क्यों लिया जब ये खराब था। तो एक दल, हम तो हिसाब देने को तैयार है, आप हिसाब देंगे क्या? हम तो हिसाब देने को तैयार हैं। खिलाफ थे तो काहे ले लिया भाई, जब लेना होता है तो ठीक है, अब रुकिए। अब तो गेंद जो है जनता के पाले में है। वो 4 जून को हिसाब किताब कर देगी सबका। आपको हिसाब किताब करने की अब जरूरत पड़ेगी नहीं, मुझे लग रहा है। ठीक है अंकित जी, ठीक है, 1 मिनट अब रुक जाइए क्योंकि समय की कमी है। मैं लास्ट कमेंट अंकित जी से और निशिकांत जी से भी ले लेती हूँ। अंकित जी ये बता, अंकित जी एक मिनट अंकित जी, रायगढ़ में भी आपको कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं मिल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है, इसलिए मैंने रायगढ़ को लेकर फोकस सवाल पूछा आपसे। देखिए ये बोलना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है कि हमको कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। हाँ। ये बात सही है कि अभी तक हमने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, पर सही समय में प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी और रायगढ़ में भी हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और रही बात यहाँ के वादा खिलाफी की, लगातार मैं आपको रायगढ़ की सीट के बगल की सीट की बात करूंगा कि कुछ दिनों पहले जो चिंतामणि महाराज का नाम ईडी में था, जिसका नाम बहुत ईमानदारी से ईडी में था, उस चिंतामणि महाराज को ना सिर्फ भाजपा ज्वाइन कराती है बल्कि उनको भाजपा की संसदीय सीट से नवाजती भी है। और जब भाजपा ईओडब्ल्यू में जाती है अपराध दर्ज कराने तो उस चिंतामणि महाराज का नाम हटा दिया जाता है। तो ऐसी जो इनकी वॉशिंग मशीन है जहां पर कांग्रेस के लोग लगातार शामिल किए जा रहे हैं, कांग्रेस यूथ भाजपा बनाया जा रहा है। भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता बेचारा सालों से काम कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिलता। और कांग्रेस से आए हुए लोगों को लगातार राज्यसभा भेजा जा रहा है। कांग्रेस के मजबूत लोगों को बुलाकर उनको संसदीय सीट पे टिकट दी जा रही है। तो ऐसी भाजपा किस काम की, जिन्हें अपने ही कांग्रेस के भाजपा के कार्यकर्ताओं पर यकीन नहीं, भाजपा के नेताओं पर यकीन नहीं, तो ऐसे भाजपा क्या अपनी मजबूती की बात कर रही है? निशिकांत पांडे जी, जहां जवाब दीजिए, आप ही के पास आ रहे हैं। मनु जी देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज का पार्टी हमारा चुनाव कौन लड़ रहा है? देश की जनता लड़ रही है। एक तरफ वो पार्टी है जिसका आला कमान दोनों पारंपरिक सीट को छोड़ चुका है, भाग चुका है, वहां से रणछोड़ दास बन चुके हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसका लगभग 65 करोड़ सीधा हितग्राही है। अभी जो हमारी बहन बात करी थी मध्य प्रदेश से कि महिलाओं का सम्मान या समृद्धि करने का काम किसने किया, 11 करोड़ शौचालय बनाए, 11 करोड़ उज्ज्वला योजना दिया, 1 करोड़ 1 लखपति दीदी हमने बनाए। ये देखिए, ये जो पूरा तारतम्य है ना, आज से नहीं चल रहा, 10 साल से ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। आपको देश की जनता से लेना देना होता तो 21वीं सदी में भारत शौचालय नहीं बना रहा होता, भारत और कुछ दूसरा काम कर रहा होता। महिलाओं के सम्मान के लिए सबसे पहला काम अगर नरेंद्र मोदी जी ने किया तो ये शौचालय बनाने का काम किया। आप देखिए, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है कांग्रेस पार्टी, जिसका आला कमान 5000 करोड़ रुपए से ऊपर में बेल पे है, जिसके प्रदेश के नेता ईडी के घेरे में हैं और देश के नेता जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ के दूसरे दलों में जा रहे हैं। झंडा उठाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, इसीलिए कहते हैं न मांझी न रहबर न हक में हवाएं है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। आप 150 सीट पे तो पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, 150 सीट पे कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है और ये फतह करेगी देश को, बिल्कुल नहीं। इंडी गठबंधन फ्लॉप हो गया है, ममता बनर्जी ने बंगाल में इनको बेदखल कर दिया है। और ये छत्तीसगढ़ की बात का जवाब लूंगी, लेकिन अभी मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा पूरी तरह से नहीं हो पाई है, न छत्तीसगढ़ में न ही मध्य प्रदेश में। अवधेश मलिक जी, आपके पास आते हुए 2019 के चुनाव को अगर कंपेयर करें 2024 से, तो स्थितियां कितनी बदली हुई हैं और कांग्रेस
का जो एक परसेप्शन की बात है, उसमें क्या कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, वर्तमान जो मतलब पोजीशन है ग्राउंड, अगर सिचुएशंस की बात करें, हाँ, तो इसमें जरूर जो है सो कांग्रेस उस मुकाबले में जो पिछला उनका परफॉर्मेंस था उसके मुकाबले अभी उतनी संभल नहीं दिखती। फैक्ट करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि वो अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन को कैसे आगे रन करते हैं, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। क्योंकि उस समय भूपेश बघेल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फाइटिंग फोर्स बन के उभरे हुए थे। अब वो उस हिसाब से जो है सो एक वो दिख नहीं रहा कि उस हिसाब से फाइट कौन कर रहा है। दूसरी बात जो है सो बस्तर में ही देख लीजिए, कवासी लखमा और दीपक बैज के बीच में लड़ाई चल रही भाई। हाँ। कहने का मतलब ये कि हर एक पार्टी के अंदर मत विभिन्नता होती है, लड़ाइयाँ चलती है, एस्पिरेशंस रहते हैं, लेकिन वो पार्टी फोरम के अंदर होनी चाहिए। वो बाहर आके वो चीजें नहीं निकल के आनी चाहिए। बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सुनने को नहीं मिलता। लेकिन पब्लिक के बीच में जब ये मैसेज जाता है कि आपके अंदर में कॉन्फ्लिक्ट है, रेवलरी है, तो पब्लिक को कहीं ना कहीं जाता है कि भाई ये खुद ही लड़ रहे हैं तो हमारे मुद्दे कौन उठाएगा। तो इस परसेप्शन को जब तक ये शैम्बल नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, और ये वो यूनाइटेड फ्रंट पे जिस टाइप से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, पूरा का पूरा जो है सो पूरी कांग्रेस के अंदर की मतलब एक टाइप से एक मुहिम इस टाइप से हो जानी चाहिए कि राहुल गांधी अगर सेंटर में लग रहे हैं तो हर एक गांव, हर एक मोहल्ला, हर एक चौक चौराहा पर एक ऐसा लीडर सामने में आना चाहिए था जो पूरे के पूरे जो है एक मैग्नेट की तरह जो है लोगों को अट्रैक्ट करता है। कोऑर्डिनेशन नहीं, हाँ वो नहीं दिख रहा है। ठीक है संगीता शर्मा जी, जो सवाल उठ रहा है वो ये कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल इतने एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, तो वैसी स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। कमलनाथ जो इतने एक्टिव हुआ करते थे वो भी अलग थलग उनका मामला दिख रहा है, और टिकटों का बंटवारा तो अभी तक हो ही नहीं पाया है 19 सीटों पर। तो आपके पास ले दे के कितने दिन बचते हैं? पहले चरण के लिए मुश्किल से 30 दिन। जी हाँ, एक महीना भी काफी होता है। भाजपा के टिकट कौन से जल्दी आ गए, अभी कुछ दिनों पहले ही तो आया। अगर 10-12 दिनों का अंतर है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात यहाँ पर है कि हम देश की जनता के सामने उन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जिन मुद्दों पर देश की जनता ने धोखा खाया है। संगीता जी, मैं काउंटर क्वेश्चन ले लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप कह रही हैं मुद्दों की बात कर रही हैं, आप मुझे कौन से 2 मुद्दे बता दीजिए जो कांग्रेस लेकर जा रही है जनता के बीच में, और आपको दिख रहा है कि वाकई वाइब्रेंट हो रहे हैं वो मुद्दे जनता के बीच में। 2 नहीं, मैं आपको 5 मुद्दे बता देती हूँ मनु जी। मैं बता देती हूँ कि महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, नंबर 1, किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, नंबर 2, महंगाई कम नहीं हुई, नंबर 3। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मैं आऊंगी ना आपके पास, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। नहीं, फिर आप इनको रोकिएगा। हाँ ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मुझे मैनेज करने दीजिए। ये ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं प्रेम व्यास जी, इनसे कह दीजिए थोड़ा धैर्य रखे। मोदी जी के खिलाफ ना तो भाजपा के गोदी मीडिया सुन पाता है, ना आप लोग सुन पाते हैं। संगीता शर्मा जी, आप जवाब दीजिए जो आपसे सवाल पूछा गया। जी, मैं वही कह रही हूँ उनको कि अगर 2 करोड़ रोजगार की बात की थी तो 10 सालों में 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार इन्होंने क्यों नहीं दिए? आप इनसे पूछिए कि अग्निवीर लाकर देश के जो सैनिकों का अपमान आपने किया, आपने महिलाओं को न्याय भी दिया, किसानों के सामने कीलें ठोक दी। आप ये बताइए कि आप किसका भला कर रहे हैं उद्योगपतियों के अलावा? केवल उद्योगपतियों के अच्छे दिन आए हैं, जनता के अच्छे दिन नहीं आए। आप कह रहे थे स्विस बैंक से काला धन लेकर आएंगे, कहाँ है काला धन, कहाँ है वो लिस्ट? संगीता जी, ये तो वो सवाल है जो आप पूछ रही हैं। मैं उन मुद्दों की बात कर रही हूँ जो वाकई जनता के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा का विषय किसान मुद्दा है, चर्चा का विषय युवाओं को बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं को न्याय का मुद्दा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है। आप बताइए ना, ये मुद्दे नहीं है तो और क्या है? संगीता जी, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल और एक सच्चाई बात बताऊं ना, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आप कर रही हैं, लेकिन एक वर्ग को ही समझ में आता है, ये सबको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या भला इलेक्टोरल बॉन्ड। समझ रहे हैं आप? देखिए ये समझने वाले समझ रहे हैं, और जनता के बीच ये बात पहुंची है कि कौन सा चंदे का धंधा हुआ है। ये सवाल आज जनता के बीच में है, और लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा चंदा था और किसने धंधा किया। अब ये तो समझ में आ गया है। हम बात कर रहे हैं कि अगर नीचे तक की आप बात कर रहे हैं कि महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, तो ये क्या जनता का विषय नहीं है? क्या ये जनता से किए गए झूठे वादों का नहीं है? आप अभी बात कर रहे थे शौचालय बना दिए, मैं उनको भी जवाब देना चाहती हूँ ऋषि जी को। इन्होंने बोला शौचालय बना दिए, कितनी उज्ज्वला योजनाओं को आज सिलेंडर का सब्सिडी देना बंद कर दी। इन्होंने आवास योजना में कितने घोटाले किए हैं। इन्होंने आयुष्मान योजना में अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। जितनी भी योजनाएं मोदी जी लेकर आए उनमें भाजपा
के लोगों ने गबन घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। तो डॉक्टर प्रेम व्यास जी जवाब दीजिए। ठीक है, आपकी बात पूरी होगी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए, एक बहुत अच्छा दुआ है कि हो तुम्हारन रावण राम ही, जीत ही राम नहीं संशय नाही। तो राम जी जीतेंगे, इसमें संशय नहीं। ईपीएफओ डाटा की अगर बात करेंगे तो 11 करोड़ ईपीएफओ डाटा होते थे, आज 27 करोड़ है। लगभग 16 करोड़ लोग जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष है वो ईपीएफओ में रजिस्टर हुए, मतलब 16 करोड़ नौकरियां सर्जित हुई है इन्हीं 9 वर्षों में। डाटा गलत है तो आईएमएफ का डाटा चेक कर लीजिए जाकर। ये फिर बोलने लगे, ये भी बताइए। संगीता जी, 1 मिनट, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। नहीं, ये भी मेरे बीच में बोले थे। हाँ, उनकी बात पूरी नहीं। ये क्या प्रतियोगिता कर रही हैं आपकी? ये हमारे बीच में बोले देखिए ना, गलत है। अगर ये झूठ बोलेंगे तो जनता की बात जनता तक नहीं पहुंच पाएगी आपके चैनल के माध्यम से। तो आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कोई भी बात नहीं पहुंच पाएगी। फिर तो मुझे बोलना पड़ेगा। एक एक करके बोल लीजिए, सबकी बात चली जाएगी। एक एक करके बोल लीजिए। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मनु जी, एक बार वापस इनको समय दे दीजिए। अगर डाटा झूठा है तो उसको कोट कर दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, इनको मैंने जो डाटा बोला अगर गलत है तो उसको गलत साबित कर दीजिए, अन्यथा क्षमा याचना करिए। आप सैनिकों के नाम पर वोट संगीता जी, युवाओं के नाम पर वोट मांगने वाले एक मिनट युवा क्यों है? एक मिनट, बीएससी के एग्जाम आप नहीं करवा पाए। संगीता शर्मा जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है आपके सवाल पूछने के लिए। अब आप धैर्य रखिए, जवाब सुन लीजिए। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, इसीलिए आप बताइए, नीतीश कुमार जी ने उस समय कहा था कि कांग्रेस गठबंधन के अलावा सब कुछ कर रही है। ममता जी ने स्टेटमेंट दिया था, छत्तीसगढ़ में स्टेटमेंट, राजस्थान में स्टेटमेंट, और उसके बाद इनकी ये परिस्थिति कि रहा न कोई तारण हारा। अब परिस्थिति यहाँ है प्रवक्ताओं के मध्य में भी हो गई है कि जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोलेगा तो उसको अपनी बात नहीं रखने देंगे। दूसरी बात है, मैंने ईपीएफओ के डाटा की बात करी, दूसरा होलसेल मार्केट की बात कर रहा हूँ। होलसेल प्राइस आज नेगेटिव बना हुआ है। कंज्यूमर प्राइस किया, आप हमको सिखा रहे हैं। फिर बोलना चालू कर दे। माइक संसद में किसने बंद किया था? संसद में राहुल गांधी का माइक किसने बंद किया था? देश के युवाओं की आवाज कौन दबा रहा है? किसानों की आवाज कौन दबा रहा है? महिलाओं को न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं और हमसे कहते हैं कि हम चुप रहे आपके सामने। फिलहाल तो टेक्निकल एरर की वजह से डॉक्टर प्रेम व्यास जी की आवाज दब गई है। टेक्निकल एरर की वजह से उनकी आवाज दब गई है। अब रुक जाइए, ठीक है संगीता शर्मा जी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जैसे ही दुरुस्त होगी आपकी ये टेक्निकल इशू रिजॉल्व होगा, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन अंकित बाग बेहरा जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अवधेश मलिक जी, मैं आपको शामिल कर लेती हूँ इस बात को लेकर। जो मुद्दे संगीता शर्मा जी ने गिनाए, क्या वाकई वो ग्राउंड जीरो पे जनता के बीच में है? क्या राम मंदिर मुद्दा नहीं है? क्या जो एक कैंपेन सोशल मीडिया पर इस वक्त चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी का परिवार, क्या वो आपको नहीं दिखता कि वो जनता के बीच में है वाकई? देखिए, मुद्दे जो मतलब संगीता जी जो मुद्दे उठा रही थी वो मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को आप किस हिसाब से लोगों को लेके जा रही हैं, उसका क्या अल्टरनेटिव उनको बता रही हैं, ये आपको जनता को समझाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि राम मंदिर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे किसी को इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आप मोदी की परिवार की बात करते हैं तो वो डेफिनेटली वो काउंटर मुद्दा है। वो जनता को उस हिसाब से अट्रैक्ट नहीं करता है जितने नहीं, मैंने इसलिए सवाल पूछा ना, ये मैंने इसलिए सवाल पूछा कि एक कैंपेन चला था कि मैं भी चौकीदार, और उसका असर ग्राउंड पे क्या हुआ था वो हमने देखा है। देखिए, वो तो टाइम टू टाइम इश्यूज के हिसाब से, जैसे मोदी जी पर अटैक हो रहा था कि मतलब ये मतलब उनके परिवार को लेकर अटैक हो रहा था कि, और आज भी चेहरा वही है, विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है। हाँ, विपक्ष क्या है, डिसओरिएंटेड है, मतलब डिसइंटीग्रेटेड है। एक मुद्दे पर जब तक उनका सामंजस्य नहीं बनेगा और आप जब तक आप मतलब मुद्दे पर जो है सो एक कोहेशन आप नहीं बना पाएंगे कि इन सारी मुद्दों को लेकर हमको काउंटर करना है। क्योंकि देखिए, एक स्वस्थ मतलब इसी में विपक्ष का एक बहुत बड़ा रोल होता है। विपक्ष जितना स्ट्रांग होता है जो है, उतनी ज्यादा जो है रूलिंग पार्टी के जो पॉलिसीज हैं, उसके प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन है, उसको लेकर पारदर्शिता आती है। तो लेकिन उसके लिए तो विपक्ष को एक जगह पे जाके अटकना पड़ेगा ना, एक कोहेशन बनाना पड़ेगा। अब ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर ये कॉन्टिन्यूसली जो है सो कॉन्फ्लिक्ट में है, और जबकि आपको देखना पड़ेगा कि हिस्ट्री को अगर आप उठा के देख लें तो यूपीए के साथ भी एक अच्छा हिस्ट्री रहा है कि विभिन्न लोगों मतलब पार्टियों के साथ एक लंबा समय तक चले हैं। एनडीए भी जो है सभी कंटिन्यूस लंबा समय तक चले। उसके बाद आप उन मैकेनिज्म को नहीं देख पा रही है कि
कैसे वो पार्टियां चली इतने दिनों तक। इससे पहले जब कांग्रेस सरकार में आई थी तो वो केंद्र में सब सरकार में, तो वो भी एक कॉलिशन गवर्नमेंट था, कॉलिशन गवर्नमेंट। लेकिन जिस मजबूती से बीजेपी चीजों को ले जा रही, बीजेपी पुराने मुद्दों के साथ जब तक विपक्ष उन मुद्दे पर काउंटर खड़ा करता है चीजों को, तब तक वो नया मुद्दा ले आती है। तो ये तो बीजेपी की मतलब स्ट्रेटजी है ना, स्ट्रेटजी विन है, और वो परसेप्शन गढ़ने में कामयाब हो जा रही है। बिल्कुल, और परसेप्शन की राजनीति तो आधी लड़ाई तो परसेप्शन की होती है कि आपने परसेप्शन क्या बनाया जनता के बीच में। हाँ जी, एकदम सहमत हूं मैं आपकी बात। ठीक है, अंकित बैग बेहरा जी, ना तो अभी तक आपके प्रत्याशी घोषित हुए हैं और ना ही आपका कोई चेहरा सामने आ रहा है, और आपकी तरफ से आपके विपक्ष के कुछ नेता कहते हैं कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार नैया नहीं होगी पार, इस तरह के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। किस आधार पर? अंकित जी। देखिए, आपके बीच में आवाज गायब हो गई, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रत्याशी जब भी घोषित होंगे तो हमारा निशान तो पंजे का निशान है। हमारा कार्यकर्ता पंजे के लिए काम करता है, हमारे नेता पंजे के लिए काम करते हैं, और वो वोट भी जनता से पंजे के लिए ही मांगते हैं। दूसरी बात, परसेप्शन से लेके तमाम अभी तक आपने बात की, मैं आपको बताना चाहूँगा, आंकड़ों की लगातार बात हो रही है और महिलाओं की बात हुई। तो सबसे पहले कांग्रेस ने जो देश स्तर पे जो हमारा घोषणा पत्र आया है, उसमें गरीब महिलाओं को 8,333 रुपये प्रति माह देने का वादा किया जा रहा है। जो आंगनबाड़ी की और मितानिन बहनें हैं, उनको डबल तनख्वाह देने की बात हो रही है। 30 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात हो रही है। तो हमारा पूरा जो फोकस है वो महिलाओं पे, युवाओं पर और किसानों पे है। MSP की गारंटी की हम बात कर रहे हैं। आज मैं बहुत फख्र से कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में अगर किसानों की स्थिति सुधरी तो माननीय भूपेश बघेल जी के कारण है। इनका 2015-2016 का छोड़ा हुआ पुराना पाप को इनको मजबूरी में आकर इस बार देना पड़ा, जो 15 साल नहीं दे पाए थे। वादा किया था 2017-18 का, 16-17 का, पर दिया 14-15, 15-16 का। तो इस प्रकार से कथनी और करनी के लोग, जब 14 हमारे देश ने प्रधानमंत्री दिए तो मात्र 54 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया था, और इनके एक प्रधानमंत्री ने उस कर्ज के बोझ को इस देश में 205 लाख करोड़ का बढ़ा दिया। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो कहते थे कि मेरा परिवार, भाजपा परिवार बोल रहे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, अपनी पत्नी को अपनी मां के अंतिम संस्कार में आने का अवसर नहीं प्रदान करते हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री जब देश में पुलवामा अटैक होता है तो फोटो सेशन करा रहे होते हैं। आज मणिपुर में पूरा मणिपुर जल रहा है, आज तक मणिपुर को लेकर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। ऐसे प्रधानमंत्री जो 400 का तो दावा कर रहे हैं, परंतु अमित शाह कहते थे कि हम मर जाएंगे, परंतु नीतीश कुमार से कोई समझौता नहीं होगा। आज नीतीश कुमार उनकी गोद में बैठा है और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। वो अमित शाह बोलते हैं कि 6,000 करोड़ का चंदा लिया, तो क्या गलत किया? हमारे सांसद ज्यादा है तो हमको 6,000 करोड़ का चंदा मिला, पर ऐसी कंपनियों से क्यों मिला जिनके यहां पहले छापा पड़ा या बाद में छापा पड़ा या उनको काम दिया गया तब उनसे चंदा मिला? तो ईडी से मिले हुए चंदे का क्या भाजपा भी इनके साथ ईडी के उस जो उन्होंने आर्थिक अपराध किया है उसमें शामिल नहीं है? तो इनका जो 3 जमाई है, ईडी, आईटी, सीबीआई, इनके दम पे चुनाव लड़ रही है। जो भी नेता इनके खिलाफ बात करेगा उसके यहाँ ईडी अटैक होगा, उसके यहाँ आईडी अटैक होगा, उसके यहाँ सीबीआई रेड होगी। जो पार्टियों के पास फंड है, आज कांग्रेस पार्टी का जो फंड है उस पर अचानक से आईटी रोक लगा देती है, उनसे 64 करोड़ रुपए वसूल लिया जाता है। तो बिना कोई तर्क के जब कोर्ट में चीजें चल रही है तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो ये चारों तरफ से हिटलर शाही के द्वारा इस देश में ये इनके इन प्रकार कब्जा करना चाहते हैं। निशिकांत पांडे जी जवाब दीजिए। मनु जी, बड़ी बातें कर रहे हैं हमारे मित्र। मोदी जी के लिए बोला पत्नी छोड़ दिया, देखिए झूठ फैलाते हैं। उन्होंने पत्नी नहीं, बता दे क्या कर रहे हैं पत्नी के साथ? पत्नी नहीं, पूरा परिवार छोड़ा, समाज छोड़ा, प्रदेश छोड़ा। लेकिन मनु जी अब व्यक्तिगत टिप्पणी होगा तो व्यक्तिगत जवाब तो देना पड़ेगा। एक महिला प्रधानमंत्री ऐसी थी जो 2 बच्चे होने के बाद अपना पति छोड़ दिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? निशिकांत जी, इंदिरा गांधी जी, आप नहीं कह सकते। लेकिन अब इनके तर्कों पे आते हैं। इन्होंने कहा कि 54,000 करोड़ रुपया कर्जा था प्रदेश में, 1,48,000 करोड़ रुपए का सिर्फ ऑयल बॉन्ड इन्होंने जारी किया था 2004 से 14 तक।
झूठ बोलते हैं यहाँ बैठ के। दूसरी बात कही इन्होंने कि किसानों के लिए 2 साल का बोनस की बात हमने की थी, हम नहीं दे पाए, लेकिन आपने घोषणा में डाला था कि हम देंगे सरकार में आने के बाद। 5 साल तक नहीं दिया आपने, हम आके दिए, तत्काल दिए। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अरे सबसे बड़ा झूठ है कि राहुल गांधी है, रुक जाइए, ये गांधी है, यह सबसे बड़ा झूठ है। आप तय नहीं कीजिएगा, पीएससी के माध्यम से जज मत बनिए आप। सुनिए मेरी बात, अभी हमारी संगीता शर्मा जी कर रही थी बेरोजगारी के बारे में। अब मुझे ये बताओ कि 11,11,111 करोड़ रुपया अगर इन्वेस्ट होता है, विश्व में पहले नंबर पे इन्वेस्ट करने वाला भारत है, दूसरा मोबाइल यूनिट बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत है विश्व में, तीसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत है। बिना रोजगार के संभव है? कल्पना कर सकते हैं? आज भी आप देश को सांप सपेरे का देश बनाने पे तुले हुए हैं। देश की जनता जानती है सशक्त भारत के पीछे 140 करोड़ भारत का सशक्त पुरुषार्थ है, इस कारण देश आगे बढ़ रहा है। आपकी कोरी कल्पना में जनता नहीं आने वाली। राहुल गांधी जी का संकल्प था कि महात्मा गांधी का संकल्प था कि कांग्रेस को खत्म करेंगे। राहुल गांधी उस संकल्प पे अक्षरशः काबिज हैं। कांग्रेस मुक्त भारत करके ही मानेंगे जी, कांग्रेस युक्त भाजपा करके मानेंगे। सारे बड़े लोगों को पद देंगे, मंत्री बनाएंगे, सांसद बनाएंगे। कांग्रेसी ही इनके पास आ रहे हैं, कांग्रेसियों को ही बना रहे हैं और कांग्रेसियों को ही पद दे रहे हैं। मनु जी देखिए, एक दौर ऐसा था कि देश की जनता पे कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया था। एक दौर ऐसा है कि देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी पे आपातकाल लगाया है। एक कैंडिडेट इनको नहीं मिल रहे हैं, एक कैंडिडेट। इसीलिए रायबरेली से सोनिया गांधी छोड़ के भागी, इसीलिए राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग रहे हैं। नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, उसके बाद भी दम भरते हुए स्टूडियो में जनता के बीच जाना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है, तब जाके ऐसे शानदार मैंडेट मिलते हैं। ऐसे हवा में शानदार मैंडेट नहीं काम के आधार पे वोट नहीं माना जाता। अरे हम तो काम ही के आधार पे वोट मांग रहे हैं। हमने 10 साल काम किया और जो काम किया उसके 65 करोड़ हितग्राही हैं। हमको इस चुनाव की चिंता नहीं है। भारत 2047 का लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहा है। आपके जैसा काम नहीं कर रहे हैं कि अभी चुनाव के पूर्व 1 लाख रुपए महिला वंदन की बात करते हैं। नहीं, बताइए पिछले 3 साल का जो कृषि इंडेक्स आया है 0.7% आया है। एशियाई देशों में भारत देश की जो मुद्रा है उसको 12 देशों से बाहर कर दिया गया है। भुखमरी इंडेक्स में देश 55 ये हिंडनबर्ग को मारेंगे, ये यूएन को मानेंगे, लेकिन भारत की शक्ति को नहीं मानेंगे। यही बात है, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई पार्टी सारे आंकड़े अंग्रेज के मानते हैं, देश के पुरुषार्थ के कोई आंकड़े नहीं मानते। देश आज सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। निशिकांत जी, अंकित जी, अब दोनों को रुकना होगा। डॉक्टर प्रेम व्यास जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बीच में कुछ इशू हो गया था। डॉक्टर प्रेम व्यास जी अपनी बात पूरी कीजिएगा आप। देखिए, मैं तो 5-7 प्रश्न पूछता हूँ। मध्य प्रदेश का बेरोजगारी दर आज 3% है, वहीं राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में थी 20% के आसपास बेरोजगारी दर है। किसने ये रोजगार दिया है? दूसरा, मैं मध्य प्रदेश के सापेक्ष में अगर बात करूंगा तो 3000 नए स्टार्टअप्स का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश की अगर बात करूंगा तो जो 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं, उसमें निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा तबका यहाँ के इंटीरियर पोर्शंस का है, जहां पर गरीबी, बहुआयामी गरीबी से लोग त्रस्त थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे रिकॉर्ड चेक कर लें। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में प्रियंका जी गारंटी देकर आई थी ना कि 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और उसके बाद सुक्खू सरकार बदल गई। वहां पर सुक्खू सरकार ने मना कर दिया कि हमने कोई वादे नहीं किए। जबकि मैं आपसे कहता हूं, आप चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड के ऊपर बयान है कि 5 लाख नौकरियां देंगे, 1 लाख जिसमें से सरकारी होगी। तो कौन वादा कर रहा है और कौन वादा खिलाफी कर रहा है, ये जनता अच्छे से देख रही है। नारी शक्ति की बात करेंगे तो दिव्या मदेरणा राजस्थान में विधायिका ने कहा था कि मैं सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे। संदेश खली की बात करेंगे तो ये चुप रहेंगे, झारखंड की बात करेंगे तो चुप रहेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी एक मामला बता दीजिए जिसमें कार्रवाई ना करी हो, या सशक्तिकरण के लिए जो हमने नारी शक्ति अधिनियम कब से पेंडिंग था कांग्रेस के शासनकाल में, वही हमने पूर्ण करा। मैंने ईपीएफओ डाटा को कोड करा है, इसीलिए मैंने मेरी बहन से कहा था कि अगर डाटा गलत है तो उसको गलत साबित कर दीजिए। मैं आज फिर कह रहा हूं, 1 लाख स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए। एक स्टार्टअप जब रजिस्टर होता है तो कितनी नौकरियां सर्जन होती है। आज देश में 75 एयरपोर्ट्स बने हैं, कितनी नौकरियां सर्जित हुई है। 15 एम्स, 16 IITs का निर्माण हुआ है, कितनी नौकरियां सर्जित हुई है। मध्य प्रदेश में 5.25 लाख किलोमीटर की सड़कें बनी है, कितनी नौकरियां सर्जित हुई है। 5 लाख फुटकर व्यापारियों को लोन दिया गया है, कितनी नौकरियां सर्जित हुई है। किसानों का बात कंक्लूड कर लीजिएगा।
मैं बिल्कुल लास्ट में आ जाता हूं। आज हम किस दौर में है, सिर्फ छोटी सी बात सुन लीजिए। आज हम स्पेस से निकलकर सेमीकंडक्टर डिवाइस तक जा रहे हैं। आज हम डिजिटल से ड्रोन तक जा रहे हैं। आज हम एआई से क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। आज हम 5G से फ्लिंटेक्स की तरफ जा रहे हैं। आज हम ग्लोबल से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आज हमने हथियार में पिनाक, स्वाति, ब्रह्मोस जैसे हथियारों को हम निर्यात कर रहे हैं। आज सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में भारत प्रथम पोजीशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाला भारत प्रथम राज्य है। ठीक है, संगीता शर्मा जी काउंटर। अपने नंबर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, अभी इन्होंने कहा, अभी ये जो काम कर रहे हैं ना देश के अंदर, चंदा लो और धंधा लो का काम चल रहा है देश में अंदर। देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है और देश के अंदर लोगों को न्याय नहीं दिया जा रहा है। ये अभी बोल रहे थे कि कोई दो ऐसी चीजें बता दीजिए जिसमें मोदी जी ने न्याय नहीं दिया हो। तो पहला तो मणिपुर और दूसरा महिला पहलवान। इसका जवाब इनके पास नहीं होगा, क्योंकि ना तो मोदी जी इस पर एक शब्द बोलते हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेता एक शब्द बोलते हैं। समझौता करा था। क्यों बोल रहे हैं अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा तो धैर्य रखिए, इतना बीच में क्यों बोल रहे हैं? बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने सारे नेता, मिस्ड कॉल के मेंबर, फिर भी दर दर पार्टियों के पास भटक रहे हैं और अपना एक HR डिपार्टमेंट खोल लिया जिसके नरोत्तम मिश्रा जी को हेड बना दिया। अब आप बताइए कि हर पार्टियों को तोड़ तोड़ के अपने में लोगों को लेने का काम कर रहे हैं। ऐसे कांग्रेस मुक्त थोड़ी होगी कि आप लोगों को तोड़ रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, ED, ID, CPI का छापा उनके घर पे लगा रहे हैं। नरेंद्र तोमर जी के घर क्यों नहीं लगा? 100-200 करोड़ रुपए की बात हुई थी उनके घर। तो ये जो भेदभाव की नीति आप अपना रहे हैं, देश को तोड़ो और राज करो की नीति आप अपना रहे हैं, ये अंग्रेजों वाली नीति नहीं चलेगी। ये वही कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी है जिसने अंग्रेजों को भगाया था और अंग्रेजों की तर्ज पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस पार्टी के घर बैठाने का काम करेगी। माफी के साथ रोक रही हूं, मुझे लास्ट कमेंट बस अवधेश मलिक जी से लेना है। अवधेश मलिक जी कुछ राजनीतिक जानकार कह रहे हैं, संगीता जी कुछ राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तैयारी 2029 की कर रही है। छोटा सा कमेंट। वैक्सीनेशन कंपनी के नाम से भी चंदा ले लिया। चाइना से चंदा लेने वाली पार्टी हमसे प्लीज अवधेश मलिक जी से मुझे छोटा सा कमेंट लेने दीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है। प्लीज नहीं, ये लड़ाई आप ग्राउंड जीरो पे कीजिए। मुझे लगता है वहां ज्यादा ये वहां वोट मिलेंगे, यहाँ बहस करने से कोई फायदा नहीं। अवधेश जी एक बार सवाल फिर से दोहराइए। कुछ राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी 2029 की तैयारी कर रही है। जनता का, भाजपा का झूठ नहीं पहुंचेगा। अवधेश मलिक मनोज इनको चुप तो करिए तो बात कर पाएंगे, दूसरे से डर घबराए हुए लोग अवधेश मलिक जी दे दीजिए। हमें कोई डर नहीं है। संगीता जी प्लीज हाईजैक करने की कोशिश मत कीजिए ना डिबेट को, प्लीज। अवधेश मलिक जी प्लीज, मुझे 30 सेकंड, मुझे लास्ट के 30 सेकंड मुझे अवधेश मलिक जी से कमेंट लेना है, प्लीज चुप हो जाइए। अवधेश मलिक जी वो मैनेजमेंट इनपुट्स लेती है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे मैनेजमेंट इनपुट लेती है और अपना जो उनका पार्टी नेटवर्क है उस हिसाब से अपने एजेंडे को आगे करके वो चुनाव लड़ती है। और एक चुनाव खत्म होने के बाद पूरा साल भर वो कंटिन्यूसली बैठती नहीं है, अगले जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसको लेकर वो जुट जाती है और उन तमाम मुद्दों पर वो फोकस करती है जिनसे उनको एज मिल सकता है या जिनसे उनको लेस काउंटर किया जा सकता है। तो उन सारे मुद्दों को वो वायदा करके आती है या फिर उसका वो सारी मतलब जो है पार्टियां करती है कि जितने वायदे उन्होंने किए पूरे के पूरे वायदे कोई भी पार्टी पूरा नहीं कर सकती। लेकिन ठीक है अवधेश मलिक जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस तरह की चर्चाएं हर रोज दिन दहाड़े हम करते रहेंगे क्योंकि रणबेरी बज चुकी है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। एक छोटा सा ब्रेक लेने का ही मजा, ये देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।